मंडल ने छापेमारी कर आदेश जारी किए। अब केवल अधिकृत लोडर से ही होगी घरेलू सिलेंडरों की होम डिलीवरी। फर्जी भारतीय दस्तावेजों पर अवैध रूप से रह रही किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 3 महिलाएं गिरफ्तार हुई। रायपुर पुलिस ने साई कॉम्प्लेक्स में छापेमारी की। फर्जी आधार और पैन कार्ड भी पुलिस ने महिलाओं के पास से बरामद किए। देहरादून के मसूरी रोड पर स्कॉर्पियो सवारों ने फॉर्च्यूनर पर चलाई गोलियां। दुर्घटनावश मॉर्निंग वॉक कर रहे व्यक्ति को गोली लगी, अस्पताल में मौत। पुलिस ने शहर में नाकेबंदी की। केंद्रीय मंत्री ने देहरादून एयरपोर्ट पर डीजे यात्रा का शुभारंभ किया। अब यात्रियों को कागजी दस्तावेजों की नहीं होगी जरूरत। चेहरा दिखाकर मिलेगा एंट्री। सफर अब आसान होने वाला है और सुरक्षित भी। तो चलिए सीधे आपको लोकसभा लिए चलते हैं, जहां अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। पीपल्स वॉर ग्रुप बन गया और फिर ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश जब मैं बोलता हूं तो पुराना मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्यों में फैले। 90 के दशक में दुनिया भर में जैसे वामपंथी विचारधारा सिकुड़ती गई, यहां पर भी उग्रवादी गुटों में और वामपंथी पार्टियों में विलय शुरू हुआ और 2004 में 2 प्रमुख गुट मिल गए, सीपीआई माओवादी का गठन किया। इस 70 से 2004 ये पूरा कालखंड में मान्यवर 4 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। ये उनको याद रखना चाहिए। कब माओवादी विचारधारा फैली, पनपी, एकत्रित हुई, वो आपको याद रखना चाहिए। और मान्यवर 70 को भी मैं याद करना। अभी एक माननीय सदस्य जी ने बताया कि 70 में क्या हुआ था। 70 में एक नारा लगा था, आत्मा की आवाज पर मतदान का, अंतरात्मा की आवाज पर। इंदिरा जी ने लगाया और संजीव रेड्डी के खिलाफ अपना एक प्रत्याशी उतारा। उस वक्त आधार तराश रहे माओवादी पार्टियों ने इंदिरा जी को समर्थन किया और अपने पार्टी में अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए श्रीमती गांधी ने लपक लिया वो समर्थन को। और 70 से लेकर जब तक 77 तक, 80 तक इंदिरा जी वापिस नहीं आई, वो माओवादी विचारधारा की गिरफ्त में रही। और मान्यवर यही समय है जब नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये आंदोलन 12 राज्यों में फैल गया, देश के 17% भूभाग में फैल गए और 10% से ज्यादा आबादी में पहुंच गए। मान्यवर कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऐसा कहते थे कि सत्ता के समर्थन के बगैर किसी भी हथियारी मूवमेंट का देश के दिल में बीचों बीच तिरुपति से लेकर पशुपतिनाथ तक ये रेड कॉरिडोर संभव ही नहीं। अभी पूछ रहे थे राजकुमार। तो चलिए सीधे आपको काशीपुर ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। मुझे खुशी है कि जो नवाचार, जो ऐतिहासिक निर्णय देवभूमि उत्तराखंड में लिए गए हैं, आज पूरा देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भारतवर्ष के अन्य राज्य भी अब हमारे यूसीसी कानून का लाभ लेने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकली और देवभूमि से निकलकर पूरे भारत को लाभ देने का काम अब प्रारंभ हो गया है। अभी आपने देखा गुजरात ने भी यूसीसी का कानून पास कर दिया है, वहां भी यह विधेयक बन गया है। इसी प्रकार से हमने नकल का कानून बनाया। नकल का कानून भी आज पूरे देश में हमारा एक उदाहरण बन गया है। ऐसे अनेक काम इसी क्रम में हमारी सरकार काशीपुर के सर्वांगीण क्षेत्र के विकास के लिए भी
विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही है। यहाँ काशीपुर में 133 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पार्क विकसित किया जा रहा है। 16 औद्योगिक इकाइयों का आवंटन हो चुका है, जो आने वाले समय पर हमारे यहाँ व्यापार और रोजगार, नौजवान युवाओं को अनेक अवसर उनके लिए सर्जित करने वाला है। इसी प्रकार काशीपुर रामनगर राजमार्ग को 4 लेन में उन्नत करने के लिए 494 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। 3 किलोमीटर लंबा मिनी बाईपास भी प्रारंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष हम लोगों ने यहाँ संभागीय जो परिवहन कार्यालय है उसका भी यहाँ पर निर्माण भी किया जा चुका है, उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त काशीपुर, हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की सुविधा भी प्रारंभ हो गई है और हमारे यहाँ काशीपुर में भी प्रारंभ हो गई है। इतना ही नहीं, लगभग 1950 करोड़ रुपए की लागत से काशीपुर में पेयजल, सीवरेज, सड़क सुधार और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसे महत्वपूर्ण कार्य तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 1100 करोड़ रुपए की औद्योगिक हब परियोजना, 100 करोड़ रुपए की अरोमा पार्क परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को तेज गति प्राप्त होगी। शहर में बहुमंजिला पार्किंग, नई तहसील कार्यालय का निर्माण कार्य भी जारी। आगे बढ़ के बड़ी जानकारी, जहां उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कलम के दिग्गजों का भव्य अभिनंदन भी इस दौरान हुआ। लोक भाषा का संरक्षण सरकार का संकल्प है, इसको दोहराते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। युवा लेखकों को अब डिजिटल मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि स्थानीय भाषाओं को अब नई पहचान इसके माध्यम से मिलने वाली है। साहित्यिक प्रतियोगिताओं से अब नई प्रतिभा भी उभरेगी। देवभूमि की संस्कृति हमारा असली गौरव है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं देहरादून से। बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चले कि युवा लेखकों को अब डिजिटल मंच देने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। स्थानीय भाषाओं को नई पहचान देने की कोशिश की जा रही है और उस पर लगातार काम भी। आज बड़ा गर्व का विषय है कि मुझे आप जैसे सभी महान साहित्यकारों को, जिन्होंने जिनकी लेखनी से जो साहित्य हम सबके समक्ष आया है, मुझे भी उसको पढ़ने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने पढ़ा है, बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त की हैं, सीखा है, इतिहास देखा है। तो ऐसे सभी लोगों को आज यहाँ पर हम सब लोगों ने सम्मानित किया। ये सच में बहुत एक शुभ अवसर है मेरे लिए। और हम आज इस साहित्योत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड के जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से भी एक ऐसी विभूति को हमने सम्मानित किया है, जिनकी लेखनी से साहित्य जगत का प्रत्येक साहित्य प्रेमी परिचित है। डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर जी, उन्होंने न केवल उत्तराखंड बल्कि समूचे हिंदी साहित्य जगत के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। तो चले आगे बढ़ते हैं। जहां काशीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज पाल की मां का निधन हुआ और ऐसे में वो वहां पर पहुंचे थे। परिवार को सांत्वना देते हुए मुख्यमंत्री धामी नजर आए। सीएम धामी ने शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की। ईश्वर से प्रार्थना मुख्यमंत्री ने की। उन्होंने कहा कि पुण्यात्मा को ईश्वर शांति दे। भाजपा काशीपुर के जिला अध्यक्ष श्री मनोज पाल जी के जसपुर स्थित आवास पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जहां पर उनकी पूज्य माता जी के निधन पर शोक संवेदनाएं उनकी ओर से व्यक्त की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि पूर्ण आत्मा को श्री चरणों में भगवान स्थान दे एवं शोक संतप्त परिवारजनों को इस असीम दुख को सहन करने की भी ईश्वर प्रदान करे। तो वहीं देहरादून वाजपुर थाना क्षेत्र के जोहाड़ी गांव में मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर ब्रिगेडियर को गोली लग गई है। आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर कार सवार 2 युवकों में विवाद हुआ और इस दौरान हुई फायरिंग में मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर ब्रिगेडियर को गोली लग गई। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। उन्होंने तुरंत अस्पताल उनको पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने अपना दम तोड़ दिया।
वाहन को पास ना देने को लेकर आज दो कार चालकों के बीच विवाद हो गया। इस बीच एक कार चालक द्वारा फायरिंग की गई दूसरी कार के टायर पर, लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, वो जो कि मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, उनकी ये गोली लगी और उनको अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस वक्त हमारे साथ उनके कुछ परिवारजन हैं जिनसे हम जानेंगे। आपको सर कब ये पता लगा, कब ये सूचना लगी कि उनको गोली लगी और आपका उनसे क्या रिलेशन है? मैं राकेश उप्रेती उनका साड़ू भाई हूँ। हम लोग साथ साथ रहते हैं अगल बगल फ्लैट्स में, और हम लोग का डेली ही हम मृतक ब्रिगेडियर जोशी, मैं और शर्मा जी, हम लोगों का नित्य नियम है कि 6:30 बजे अपने अपार्टमेंट से निकल के और घूमने के लिए निकलते हैं। मालसी जू की तरफ जाते हैं और हनुमान मंदिर से अंदर की ओर चले जाते हैं, क्योंकि यातायात व्यवस्था अच्छी नहीं होने की वजह से ये खतरा बना रहता है कि कब कहीं कोई टक्कर न हो जाए। तो हम लोग अंदर के रास्ते से जनरली जाने की कोशिश जाते हैं। आज की दिन जो घटना हुई है उसका हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम लोग तीनों जा रहे थे, इतने में दो कारें बहुत तेज़ी से वहाँ से आती हुई दिखाई दी। तो हम तीनों अपने को बचाव के लिए हम सड़क के बिल्कुल किनारे नाली के पास आ गए। उतने में कई एक पटाखे जैसे आवाज़, एक फायरिंग की बहुत तेज़ आवाज़ हुई, और आवाज़ होते ही हमारे साथ जो ब्रिगेडियर जोशी थे वो एकदम से उछल के नीचे गिर गए। हम जब तक उनको पकड़ते वो गाड़ियाँ दोनों निकल गई, एक काले रंग की गाड़ी थी, एक सफ़ेद रंग की गाड़ी थी। और निकलने के बाद जब हम इनको देखा तो ये अचेत हो गए थे, गिर गए थे ज़मीन पे। तो इनको तुरंत हम जो है मैक्स हॉस्पिटल एक सज्जन की मदद से उनकी कार में लेके सीधे हम लोग मैक्स हॉस्पिटल पहुँचे। यहाँ उनके डॉक्टरों ने जब उनको इमरजेंसी में देखा तो उन्होंने उनको मृत घोषित कर दिया। तो इस तरह से अनियंत्रित गाड़ियों का चलना, इस तरह का फायरिंग होना, ये आम बात देहरादून में हो गई है। इस रोड पे यातायात बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, रोड बहुत छोटी है, पतली है, सारा मसूरी का डाइवर्जन इसी रोड पे है। आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे कोई अगर बैरिकेड और इस पिकेट होते ही तो शायद इन लोगों के ऊपर एक अंकुश लग पाता। परिवार में कौन कौन है जिनकी डेथ हुई? उनके परिवार में उनकी पत्नी है, उनका बेटा है, उनकी बिटिया है। बिटिया उनकी गोवा में मीडिया में काम करती है, आजकल यहीं आई हुई है। और उनका जो बेटा है वो कमांडर है नेवी में, वो मॉरिशस पे पोस्टेड है। और यही लोग हैं, उनके छोटे भाई हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं। ये उनका परिवार है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी? पुलिस आश्वासन दिया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उनके एसएसपी भी यहाँ पे आए थे, अपने गणेश जोशी मंत्री जी भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और हमें उम्मीद है कि शासन इस पर बहुत अत्यंत शीघ्रता से अपना कार्रवाई करेगा और ये क्रिमिनल्स को पकड़ के उनके जो भी कठोरतम कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की जानी है वो करेगा। देखिए, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जिनकी आज मृत्यु हुई है इस फायरिंग के दौरान, उनके ये परिजन हमारे साथ थे और ये 3 लोग आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और अचानक इनका ये कहना है कि तेज़ रफ्तार में 2 गाड़ियां आई, फायरिंग हुई और अचानक उनकी आंखों के सामने उनको गोली लगी और उसके बाद आनन फानन में हॉस्पिटल लाया गया। कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल भी उठाए कि ना यहाँ पर चेकिंग हो रही है, ना यहाँ पर देखा जाता है कि कौन कितनी अनियंत्रित होकर गाड़ियाँ चला रहे हैं, कितनी स्पीड में गाड़ियाँ चला रहे हैं, किसी तरीके की चेकिंग नहीं है। हालांकि एसएसपी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जिन लोगों ने फायरिंग की उनको पकड़ा जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। देहरादून में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। अब जो अपराधी हैं वो खुलेआम फायरिंग करने से नहीं कतराते, उन्हें कानून का कोई खौफ और डर नहीं है। और इसी तरीके का एक उदाहरण आज देहरादून के अंदर देखने को मिला, जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है जोड़ी गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर आज सुबह 2 कार के जो चालक थे उनके बीच विवाद हुआ और दोनों जो कार थी वो एक के पीछे एक बड़ी तेज स्पीड से भाग रही थी एक दूसरे को पकड़ने के लिए, क्योंकि पास न मिलने की वजह से ये विवाद शुरू हुआ था। एक स्कॉर्पियो की गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और स्कॉर्पियो गाड़ी लगातार फॉर्च्यूनर का पीछा कर रही थी और उसे रोकने के लिए स्कॉर्पियो में जो चालक था उसने फॉर्च्यूनर गाड़ी पर फायरिंग करी। लेकिन बदकिस्मती से वहां पर जो व्यक्ति मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, जो कि पूर्व जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, उन पर वो गोली जो है वो लगी और उनको वहां से उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो आप समझिए कि ये वो स्पॉट है जहां पर वो सुबह सुबह हर रोज मॉर्निंग वॉक के लिए निकला करते थे। जहां पर आप एक गाड़ी देख रहे हैं, सामने राजकीय प्राथमिक विद्यालय है सनौला, यहाँ से वो जा रहे थे मॉर्निंग वॉक के लिए और अचानक से 2 तेज अनियंत्रित गाड़ियां जो है वो आती हैं और फायरिंग जो दूसरी गाड़ी के टायर पर लगनी थी वो उस व्यक्ति पर लग जाती है और उनकी मौत हो जाती है। क्योंकि अभी हम स्पॉट पर हैं, कुछ लोग जिन्होंने वो देखा होगा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल जी, आपने देखा होगा, कहाँ पर गोली लगी? छाती में।
छाती में गोली लगी। क्या मंजर देखा आपने सुबह सुबह, कैसे, कितनी तेज थी गाड़ी की स्पीड? गाड़ी बहुत तेज़ थी, गाड़ी बहुत तेज़ थी और वो उन्होंने वो गाड़ी से उसने गोली मारी तो वो बेचारे लास्ट वाले के 3 जने इकट्ठे चल रहे थे, वो उधर वाले की गोली लगी वो छाती में। थोड़ी देर तो खड़ा रहा, फिर दगड़म दे गिर गया। आपने देखा खुद से? हाँ गिर गया ना। अच्छा, किस तरफ गिरे थे? था वैसे मेरे दुकान सामने है, अच्छा, आपकी दुकान है। वो मेरे सामने। मैंने गेट उस टाइम शटर खोल ही रहा था मैं, तब मैंने देखा कि एक आदमी गिरा हुआ। मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया होगा भाई, तो एक्सीडेंट हो गया होगा। मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया होगा। फिर एक कार आई, कार को रोका तो कार वाले ने कहा पंजाब की थी वो गाड़ी। वो वहाँ तक लेके उसे कहा था कि दोनों जो गाड़ियाँ थी उसमें नंबर प्लेट लगी थी, कहाँ की गाड़ियाँ थी? नंबर नहीं थी उसमें। दोनों में नहीं थी? दोनों में नहीं, एक में थे। एक में थी, एक में मगर तेज थे, नंबर कोई नहीं पढ़ सका। एक में नंबर थे ही नहीं, तो चलेगा बस आगे नीचे आगे। गोली लगी तो गाड़ी वाले रुके नहीं, वो दोनों गाड़ियाँ आगे ना ना, वो तो बहुत तेजी में थे, वो तो 2-4 को और मारते थे अगर जो रोकते ना, तो वो तो बहुत तेज थे। वो तो आगे जाके फिर जब वो गाड़ी एक्सीडेंट हुई तब उन्होंने डंडे से मारा। फिर वो दोनों जो मैक्स में उसमें भर्ती हो, हाँ उन्होंने डंडे से मारा। फिर वो जो स्कॉर्पियो में थे, बस। तो मतलब यहाँ व्यक्ति रोड पर चल रहा है तब भी वो सुरक्षित नहीं है? और सुरक्षित क्या, बस अल्लाह बेचारा सुरक्षित क्या हो, तो रोज़ जाते थे, डेली बेचारे ब्रिगेडियर साहब तो रोज़ जाते थे और डंडा भी यहीं पड़ा था उनका और ले गया कोई उठा के, बस। तो देखिए, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जो हर रोज वॉक पर निकला करते थे, वो 3 व्यक्ति आज वॉक के लिए निकले। लेकिन आज 3 लोग साथ में रोज वॉक पर जाया करते थे, लेकिन आज का जो मंजर था सुबह सुबह, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो यहाँ से वॉक के लिए निकले और मेरे बिल्कुल अपोजिट साइड, जहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर देखा, जो चश्मदीद है, उनका ये कहना है कि बिल्कुल अपोजिट साइड वो यहाँ से जा रहे थे, उनके हाथ में छड़ी थी, वो छड़ी भी यहीं पर गिरी, यहाँ पर उनको गोली लगी और यहीं से उनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन गाड़ियाँ तब भी नहीं रुकी, गाड़ियाँ यहाँ से लगातार अनियंत्रित होकर एक दूसरे का पीछा करते हुए सीधे आगे बढ़ी। आगे जाकर एक पेड़ से गाड़ी टकराई, वहाँ पर भी मारपीट हुई और उसके बाद उन लोगों को भी हॉस्पिटल ले जाया गया। और एक जो व्यक्ति जिसने फायरिंग करी, वो अपनी गाड़ी छोड़कर वहाँ से फरार हो गए और लगातार पुलिस प्रशासन अब उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही है। नाकाबंदी कर दी गई है, चेक पोस्ट पर लगातार चेकिंग चल रही है, पूरे देहरादून के अंदर चेकिंग चल रही है और लगातार एसएसपी जो है वो उनका ये आश्वासन है कि जल्द से जल्द जो लोग हैं जिन्होंने फायरिंग करी उनको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ये क्या कुछ हो रहा है राजधानी देहरादून में? खुलेआम जो फायरिंग हो रही है, क्या कानून का खौफ और डर अब लोगों में नहीं रह गया है? क्या उन्हें ये डर नहीं है कि अगर हम फायरिंग करेंगे, और अब तो देखिए एक व्यक्ति की जान चली गई है और मासूम व्यक्ति की जान चली गई है, जिसका कोई दोष भी नहीं था, वो मॉर्निंग वॉक पर निकला था, लेकिन इस छोटे से विवाद के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। आज दिनांक 30 मार्च को सुबह करीब 6:50 के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि थाना राजपुर के जोहड़ी गांव, जो चौकी जाखन के अंतर्गत आता है, वहां पर रोड पे एक रोड रेज के दौरान कुछ गोलीबारी की घटना हुई है। मौके पर तत्काल थाना प्रभारी, एसपी सिटी और मेरे द्वारा स्वयं मौके का मुआयना किया गया था। तो एक वाहन जो फॉर्च्यूनर लीजेंडर है वो क्षतिग्रस्त अवस्था में वहाँ पर था और गोली से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जी की इसमें उस समय घायल हुए थे। उनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी रोड स्थित मालसी क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। मंत्री गणेश जोशी ने घटना के बाद मैक्स अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतप्त परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बधाया और इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी आरोपियों के खिलाफ शीघ्र और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। विधानसभा क्षेत्र में जोड़ी गांव में एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी जी जो मॉर्निंग वॉक में थे, तो जैसा कि मैंने जानकारी हासिल की है पुलिस से, 2 पक्षों में आपस में विवाद था। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष में गोली चलाई और वो गोली विधायक साहब को लगी और उनकी मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने पीछा करके उस स्कॉर्पियो को ट्रेस आउट कर लिया और जैसे मैंने अभी जानकारी दी है कि पुलिस ने उसके भोजपुर के कहीं जंगल में उनको घेर रखा है।
पूरा भरोसा है कि पुलिस शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करेगी। तो उधर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध के मामलों को लेकर कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने राजधानी देहरादून में बढ़ते अपराधों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से देहरादून में लगातार हत्याओं की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, जो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इससे साफ है कि कानून व्यवस्था पर प्रशासन की पकड़ कमजोर होती जा रही है। ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि प्रदेश में प्रशासन पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है। देखिए, ये बड़ा अफसोस है कि देवभूमि उत्तराखंड जिस तरीके से हम लोग देवभूमि को देखते थे, देवभूमि का नाम पर्यटन के लिए, संस्कृति के लिए, शिक्षा के लिए इस पूरे देश में जाना जाता था। लगातार यहाँ पे आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ दुर्घटनाएं, दुराचार, बलात्कार के केसेस हैं, चाहे वो आज हत्या के जो केसेस आ रहे हैं, जो छात्र हैं उनके साथ हत्या हुई। आज ब्रिगेडियर जोशी जी के साथ जो मॉर्निंग वॉक में गए थे उनकी हत्या हो गई है। परसों एक छात्र की हत्या हुई, उससे पहले एंजल चकमा की हत्या हुई, एक बच्ची को चापड़ से मार दिया गया, उससे पहले ऋषिकेश में एक महिला की हत्या हुई। लगातार हत्याओं की जो घटना है वो बढ़ती जा रही है। पुलिस कस्टडी में एक नौजवान की हत्या हो जाती है और ये कहीं ना कहीं इस प्रदेश में कानून व्यवस्था और सरकार का फेलियर को दर्शाता है। चारधाम यात्रा 2026 के लिए कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो चुके हैं। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा की मौजूदगी में हरिद्वार के ARTO ऑफिस से ग्रीन कार्ड कैंप की शुरुआत हो गई है। परिवहन मंत्री ने रिमोट के जरिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड के लिए एप्लीकेशन सबमिट की है। दरअसल चारधाम यात्रियों को यात्रा के लिए ले जाने वाले कमर्शियल वाहनों की जांच परख के बाद उन्हें परिवहन विभाग की ओर से ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है और इसी कार्यक्रम में तमाम ट्रैवल कारोबारी और चारधाम यात्रा के ड्राइवर भी शामिल हुए। का शुभारंभ कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा है और यात्रियों के लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं कि यात्रा सफल हो, कुशल हो और सरल हो। उसके लिए ग्रीन कार्ड में कहता हूँ अति महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ग्रीन कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें सभी डॉक्यूमेंट चेक करके आप ग्रीन कार्ड उपलब्ध कर ले सकते हैं। कार्ड QR कोड के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से और आपको कहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप ग्रीन कार्ड का लिंक खोल सकते हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महावीर जयंती पर श्रमण मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में आज भोपाल में आयोजित शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री पहुंचे थे और ऐसे में पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 संभव सागर जी महाराज का आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया। महावीर जी ने मानव जीवन को सरल, संयमित और श्रेष्ठ बनाने के लिए सत्य, करुणा व अहिंसा का अद्भुत मार्ग दिखाया है, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया। तो ये मिलन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे इस कार्यक्रम में। भोपाल की तस्वीरें, उसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से एक ट्वीट भी किया गया और वो ट्वीट की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो इस कार्यक्रम में पहुंचे। और ये तस्वीरें भोपाल से। तो वहीं भोपाल में 2 दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां से हम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने विचार उस कार्यक्रम में साझा किए। आपको बताते चले कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी इस कार्यक्रम में मौजूद दिखे। ये बड़ी अपडेट इस वक्त फिलहाल हम आप तक साझा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट कर इस कार्यक्रम के बारे में तमाम जानकारियां भी साझा की गई हैं। तो भोपाल में 2 दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन यहां पर आयोजित किया गया था और ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर अपने जो विचार हैं उन्हें लोगों के सामने साझा किया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम में नजर आई। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चले कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व सीएम अटल को नमन किया। अटल स्मृति पटल का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया। ऐसे में देश के विकास में अटल जी अहम योगदान उनका रहा है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से शुभारंभ किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अटल स्मृति का शुभारंभ यहाँ पर मुख्यमंत्री के हाथों हुआ है। देश के विकास में अटल जी का अहम योगदान है, इस बात का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। तो शुभारंभ समारोह की ये तस्वीरें भी। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।